नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में 2015 से 2020 तक जो प्रश्न पूछे गए थे, 2015 से 2020 तक हरियाणा के अंदर जो परीक्षाएं हुई है और उन परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों पर हम डिस्कस कर रहे थे, सभी पर विचार कर रहे थे, सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ रहे थे और एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा इन सभी बातों का डिस्कशन भी हम कर रहे थे। किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, उन क्वेश्चनों से ही और क्वेश्चन किस प्रकार से निकलेंगे, इन सभी चीज़ों का हम अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे थे। आशा करते हैं कि हमारा अध्ययन और आपका प्रयास दोनों आपको पसंद आ रहे होंगे। आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दे, मेरे भाई अभी नहीं पढ़े तो कभी नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वक्त रहते सुधार जाइए, वरना वक्त आपको सुधार देगा। हमारी एक बहुत अच्छी टैगलाइन है, उस टैगलाइन के ऊपर आप विचार करें, उस टैगलाइन के बारे में आप सोचें, रात को सोते समय भी सोचें कि यदि आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी और यदि मेहनत नहीं करते हैं तो सफलता के कदम आपको चूमने पड़ेंगे। चलिए, आप समझदार हैं, ज़्यादा वक्त लेंगे नहीं आपका, बस अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है वो देखें। राव बहादुर के किताब से इनमें से कौन सा व्यक्ति सम्मानित हुआ था? इनमें से कौन सा एक ऐसा व्यक्ति है जो राव बहादुर, जिसको कौन सी उपाधि मिली थी? तो जिसको उपाधि मिली हुई थी राव बहादुर की उपाधि जिसको मिली हुई थी, वो व्यक्ति कौन था? ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, बंसीलाल चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला या सर छोटू राम। तो राव बहादुर की उपाधि से जो सम्मानित व्यक्ति थे उसमें नाम आता है किसका? सर छोटू राम का नाम आता है। सर छोटू राम का नाम आता है। सर छोटू राम जिसका जन्म 1881 के अंदर गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर। लेकिन गढ़ी सांपला किलोई एक विधानसभा की सीट है रोहतक की, और वो गढ़ी सांपला किलोई है, उसके अंदर एक प्रसिद्ध शिव का मंदिर पड़ता है। एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो कहां पर पड़ता है, तो आपने याद रखना है बागोत में। लेकिन एक प्रसिद्ध शिव मंदिर गढ़ी सांपला किलोई में पड़ता है, एक प्रसिद्ध शिव मंदिर इंछापुरी में भी पड़ता है। तो याद रखिएगा, गढ़ी सांपला किलोई का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है वो 3rd नंबर पर आता है, अपने आप में 3rd स्थान के ऊपर है, ये आपने याद रखना है। लेकिन हमारा तो क्वेश्चन से भटकने की आपको आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन हमारा ये है कि राव बहादुर की किताब से कौन सा व्यक्ति इनमें से सम्मानित था? तो राव बहादुर की किताब से हुआ करते थे सर छोटू राम। सर छोटू राम को राव बहादुर की उपाधि कब मिली थी? तो आपने याद रखना है 1914 के अंदर सर छोटू राम को राव बहादुर की उपाधि मिली थी, याद रखना है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। सर छोटू राम ने कानून की पढ़ाई कहां से पूरी की थी? तो सर छोटू राम ने कानून की पढ़ाई पूरी की थी 1910 के अंदर, और कौन से कॉलेज से? आगरा कॉलेज से। सर छोटू राम ने कानून की शुरुआत कब की थी? तो आपने याद रखना है 1912 में सर छोटू राम ने कानून की शुरुआत की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम जो जिस प्रकार से बताते हैं ना उसी प्रकार से लिखें, जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे, ध्यान रखना। और आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो आपका भविष्य तय करना भी हमारा फर्ज बनता है कि आपको किस लाइन के ऊपर ले जाना है और किस प्रकार से आपको कार्य करवाना है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम आपको किस प्रकार गाइड करते हैं, किस प्रकार आपको कौन से एग्जाम की लाइन के ऊपर हम चढ़ाते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो बस आप जिस प्रकार से हम बताते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग आप कार्य करते हुए चलिएगा। आपकी सफलता हमारा उद्देश्य है, आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। चलिए, सर छोटू राम ने कानून की पढ़ाई की शुरुआत की थी कानून की पढ़ाई पूरी की 1910 में आगरा कॉलेज से, और कानून की शुरुआत करता है सर छोटू राम 1913 के अंदर। लेकिन सर छोटू राम ने जाट आर्य वैदिक हाई स्कूल की नींव रखी थी। जाट आर्य वैदिक हाई स्कूल, सर छोटू राम ने जाट आर्य वैदिक हाई स्कूल की नींव रोहतक के अंदर कब रखी थी? 1913 के अंदर रखी थी। और सर छोटू राम को राव बहादुर की उपाधि कब मिली थी? 1914 के अंदर। सर छोटू राम को राय बहादुर की उपाधि भी मिली हुई थी। कौन सी? राय बहादुर। और सर छोटू राम को राय बहादुर की उपाधि कब मिली थी? 1927 के अंदर। सर छोटू राम को सर की उपाधि कब मिली थी? तो आपने याद रखना है 1937 के अंदर। सर छोटू राम ने किसानों के लिए जमींदारी लीग कब बनाई थी? तो आपने याद रखना है जमींदारी लीग कब बनाई थी? तो आपने याद रखना है 1924 में। और सर छोटू राम ने किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड कब बनाया था? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? मार्केटिंग बोर्ड, किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड कब बनाया था? तो आपने याद रखना है 1938 में।
सर छोटूराम ने भाखड़ा बांध का कार्य कब शुरू करवाया था? तो आपने याद रखना है, सर छोटूराम ने भाखड़ा बांध का कार्य शुरू करवाया 1933 के अंदर। सभी क्वेश्चन बहुत जहर है, एक तरीके से जहरीले क्वेश्चन है, बहुत जहर क्वेश्चन है सभी। देखिए आपको मात्र एक मिनट के अंदर देखिए कितने क्वेश्चन याद हो जा रहे हैं, 1 मिनट के अंदर। और आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो हम आश्वासन देते हैं कि सभी क्वेश्चन हम इसी प्रकार से करवाएंगे आपके। सर छोटूराम, जिसको राव बहादुर की उपाधि मिली थी 1914 के अंदर, कानून की पढ़ाई पूरी की आगरा कॉलेज से 1910 में, कानून की शुरुआत की 1913 में, और राय बहादुर की उपाधि मिली 1927 में, सर की 1937 में। किसानों के लिए सर छोटूराम ने मार्केटिंग बोर्ड बनाया 1938 में, सभी चीजें लिखी हुई है। जमींदारी लीग की स्थापना की 1924 में, भाखड़ा बांध का कार्य शुरू करवाया 1933 में। भाखड़ा बांध जो सतलुज नदी के ऊपर पंजाब में पड़ता है, वो भाखड़ा बांध, जिसके जन्मदाता सर छोटूराम है। और एक बांध पड़ता है कुरुक्षेत्र में, जिसका नाम है नील क्रांति कृष्णा डैम। नील क्रांति कृष्णा डैम जो कुरुक्षेत्र में है, उसके जन्मदाता भी कौन है, उसके डिजाइनर भी कौन है, सर छोटूराम है। ये चीजें आपने याद रखनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ में बने रहें। देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? एक बार इसको बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में वंदे मातरम योजनाओं के बारे में बताते हैं। देखिए वंदे मातरम जो योजना है, ये आपने एग्जाम्स दिए हैं, पहले हरियाणा के एग्जाम दिए होंगे। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ में फ्रेशर भी जुड़े हुए हैं, जिसने एग्जाम वगैरह नहीं दिए हैं और आगे वो एग्जाम देंगे, एचएससी वगैरह का आगे वो एग्जाम देंगे। अभी तक उन्होंने एचएसएससी वगैरह का कोई एग्जाम नहीं दिया है। कुछ स्टूडेंट हैं जो नए जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे बता देते हैं कि जो वंदे मातरम योजना है, इसके ऊपर क्वेश्चन लगभग कम से कम आज तक 2015 से 2020 तक लगभग 15 से 17 बार ये क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपसे सीधा स्पष्ट शब्दों में यही मिलेगा, जिस प्रकार से हम बता रहे हैं कि वंदे मातरम जो योजना है वो किससे संबंधित है। तो आपने याद रखना है, वंदे मातरम जो योजना है, वंदे मातरम, ये जो वंदे मातरम योजना है, इसके बारे में आपका विचार होना चाहिए कि ये योजना है महिलाओं के लिए। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे? महिलाओं से। और वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपने याद रखना 2004 के अंदर वंदे मातरम योजना की शुरुआत हुई थी। आपसे भिड़ते ही पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि वंदे मातरम जो योजना है, ये वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है। क्वेश्चन यही बनेगा, और क्वेश्चन बना ही नहीं सकता एग्जामिनर। क्वेश्चन यही बनेगा कि वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे किससे? महिलाओं से। जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपने याद रखना है 2004 के अंदर जिसकी शुरुआत हुई थी। ये स्त्री रोगों से संबंधित है, याद रखना है। स्त्री के मतलब बच्चा वगैरह होते समय कोई रोग वगैरह हो जाए तो उनसे संबंधित है, ये आपने याद रखना है। 2004 से शुरुआत हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि आपको आज तक ये नहीं पता था कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। आज आपको पता चल गया कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2004 के अंदर, और फरवरी 2004 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा का प्राधान्य का है? कहने का मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी मिलती है, या हरियाणा के सबसे ज्यादा भाग में कौन सी मृदा मिलती है? मरुस्थलीय मृदा, दुमट्टी मृदा, मच्छारी मृदा, या रेतीली दुमट्टी मृदा? तो इस प्रकार के यदि क्वेश्चन देखें, आप कभी भी देखें हरियाणा के एग्जाम में, तो हरियाणा के किस सबसे ज्यादा हरियाणा में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो आपने सीधा एक ऑप्शन मिलेगा रेतीली दुमट्टी मिट्टी, और उस रेतीली दुमट्टी मिट्टी के ऊपर क्लिक करना है। सफलता एक दिन में कोई नहीं पा सकता। सफलता एक दिन में पाता तो आज सब सिकंदर होते, सब सम्राट बने पाते। सफलता एक दिन में आपको नहीं मिल सकती। सफलता के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है, काफी समय तक प्रयास करना पड़ता है। सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप लगातार दिन रात मेहनत करेंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। एक दिन के प्रयास से किसी को भी सफलता नहीं मिलती। ऐसा भी यदि आपके माइंड में विचार है तो उसको त्याग देना। सफलता के लिए पता नहीं कितने कितने दिन खपाने पड़ते हैं, कितने कितने दिन पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रकार ना सोचें कि ये क्वेश्चन हमारे याद हो गया। ये क्वेश्चन जब हम आपको आगे फिर से रिपीट करवाएंगे, जब हरियाणा जीके चलेगी, हरियाणा जीके की डिस्ट्रिक्ट वगैरह हमने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से वो करवा दिए हैं, और विशेष जो टॉपिक थे उसके ऊपर भी हमने टिप्पणी की है, तो वो वीडियो भी आप अवश्य देखें। आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी के अंदर हैं। उसके बाद में देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत, सिनेमा, नृत्य या थिएटर? तो आपने याद रखना है सिनेमा जगत से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, बीजिंग ओलंपिक 2018 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था? अब मुक्केबाजी का नाम आते ही तो आपको सीधा पता लग गया होगा, मुक्केबाजी में तो कौन जीत सकता है? विजेंद्र सिंह। और विजेंद्र सिंह का संबंध कहां से? भिवानी से।
और भिवानी कब बना था? 22 दिसंबर 1972 के अंदर। देखिए 2008 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? बीजिंग के अंदर। 2008 का ओलंपिक होता है बीजिंग में, और इस बीजिंग ओलंपिक में हरियाणा का वह खिलाड़ी जो कांस्य पदक जीतता है, और कौन से खेल में जीतता है? मुक्केबाजी के अंदर। उसी खिलाड़ी का नाम एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? विजेंदर सिंह उस खिलाड़ी का नाम है, विजेंदर सिंह, जिसका संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? तो आप याद रखिएगा भिवानी से। भिवानी के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कलवास गांव, उस कलवास गांव से ये विजेंदर सिंह है, आपने याद रखना है। दूसरा, विजेंदर सिंह को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, वो विजेंदर सिंह को कब मिला था? तो आपने याद रखना अगले साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेंदर सिंह को दिया गया था। कब? 2009 के अंदर। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार इसको समझने की कोशिश करें। बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीता था मुक्केबाजी में, और किसने जीता था? विजेंदर सिंह ने। और विजेंदर सिंह कहाँ से है? भिवानी से। मुक्केबाजी का पावर हाउस के नाम से, मिनी क्यूबा के नाम से किसे जानते हैं? याद रखिएगा, भिवानी को जानते हैं। और भिवानी के अंदर एक बॉक्सिंग क्लब पड़ता है, और उस बॉक्सिंग क्लब का पूरे भारत के अंदर डंका बजता है। और भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो 11 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके, याद रखिएगा, कैप्टन हवा सिंह ने उसकी स्थापना की थी, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा संवाद पत्रिका है, उसका संबंध कौन से विभाग से है? या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन यदि नहीं पूछेगा तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि हरियाणा संवाद पत्रिका कौन से विभाग निकालता है? कौन सा? क्या पूछेगा? हरियाणा, देखिए एक बार लिख देते हैं, हरियाणा संवाद पत्रिका। हरियाणा संवाद पत्रिका कौन से डिपार्टमेंट से प्रकाशित होती है? तो सूचना। हरियाणा संवाद पत्रिका कौन से डिपार्टमेंट से प्रकाशित होती है? तो याद रखिएगा, सूचना व लोक संपर्क विभाग के द्वारा। कौन से? सूचना व लोक संपर्क विभाग। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। देखिए हम ये बताते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई हकीकत में ही है, ऐसे क्वेश्चन मेरे भैया हकीकत में ही है, जो हकीकत में रिपीट हो चुके हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं कि रिपीट होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है और सीधा एक ही ऑप्शन होता है, हरियाणा लोक संपर्क विभाग या सूचना व लोक संपर्क विभाग, एक ही सीधा ऑप्शन होता है। तो आप मेरे भाई समझने की कोशिश कीजिए, आप पढ़िएगा, लगातार दिन रात पढ़िएगा। हरियाणा संवाद पत्रिका कौन सा विभाग निकालता है? सूचना व लोक संपर्क विभाग ये पत्रिका निकालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? क्या पूछ रहा है? प्रसिद्ध जो फिल्मी नायक है जिसका नाम क्या है? सुनील दत्त। ये सुनील दत्त भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के समय भारत आए थे, पाकिस्तान में थे पहले, भारत आए थे भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के समय। उसके बाद में इसका परिवार कहाँ पर रहने लगा था? तो आपने याद रखना यमुनानगर में। सुनील दत्त जिसकी वाइफ का नाम क्या है? नरगिस दत्त। नरगिस दत्त का क्वेश्चन क्या पूछता है? ये नरगिस दत्त का क्वेश्चन पूछा जाता है नेशनल जीके के अंदर, राष्ट्रीय जो जनरल नॉलेज है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में चुने जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के अंदर जो चुनी जाने वाली जो पहली अभिनेत्री थी वो नरगिस दत्त। और संजय दत्त का जो पुत्र है उसका नाम क्या है? सॉरी, सुनील दत्त का, संजय दत्त का नहीं। वैसे संजय दत्त का भी है पुत्र, लेकिन उसका याद हमें नहीं है क्योंकि वो छोटा है, बच्चा है। और भी होंगे पुत्र वगैरह, नहीं पता क्योंकि काफी शादियां हुई है। उनके बारे में जानते होंगे, नहीं ना? यदि थोड़ा बहुत उनके बारे में जानना है तो संजू देखिएगा, संजू फिल्म देखे। सुनील दत्त जिसके पुत्र का नाम क्या है? तो आपने याद रखना है संजय दत्त, ये याद रखिएगा। संजय दत्त का फादर सुनील दत्त, और सुनील दत्त का संबंध कहां से? यमुनानगर से। और यमुनानगर कब बना था? तो आपने याद रखना 1 नवंबर 1989। यमुनानगर, पानीपत, कैथल और रेवाड़ी 1 नवंबर 1989 के अंदर बने थे। ये क्वेश्चन बहुत जहर तरीके से आप याद रखें, बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और यदि समझ में आ रहे हैं ना सभी क्वेश्चन, तो मेरे भाई साथ के साथ में इस वीडियो को शेयर करते रहें। जो भी ग्रुप है, जिस ग्रुप से, स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हैं, उसके अंदर शेयर अवश्य करें, और उन बच्चों को बोलें एक बार देखें वीडियो। अभी उनके पास में वक्त है, वीडियो देख लीजिए, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर वो तरसेंगे वीडियो, पेड कोर्स कर देंगे तो उसके बाद में। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? हरियाणा का एक फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले में कौन सी नदी बहती है। तो देखिए ये हरियाणा की जो सीमा है, ये कौन सी सीमा है? तो हरियाणा की पूर्वी सीमा है, और इस पूर्वी छोर के ऊपर एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है यमुना नदी। और ये देश की राजधानी दिल्ली है। ये देश की राजधानी कौन सी? दिल्ली।
और ये तरफ पड़ता है उत्तर प्रदेश और ये पड़ता है हरियाणा पड़ता है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, उसके बाद में फरीदाबाद और उसके बाद में पलवल, उसके बाद से यमुना नदी निकल जाती है बाहर। हरियाणा के कितने जिलों से यमुना नदी बहती है? तो हरियाणा के 6 जिलों से यमुना नदी बहती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा। कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा? 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। आपने याद रखना है। यमुना नदी हरियाणा के किस छोर के ऊपर बहती है? पूर्वी छोर के ऊपर। लेकिन हरियाणा यमुना नदी के कौन सी छोर के ऊपर है? पश्चिमी छोर के ऊपर। यमुना नदी हरियाणा के किस छोर के ऊपर बहती है? पूर्वी छोर के ऊपर। और हरियाणा यमुना नदी के किस दिशा में बसा है? तो आपने याद रखना पश्चिमी दिशा में। यमुना नदी के पूर्वी दिशा के अंदर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी दिशा के अंदर कौन सा बसा है? हरियाणा। कितने जिलों से? 6 जिलों से। कौन से जिले से प्रवेश करती है? यमुनानगर से। कौन से स्थान से? कलेसर से। कहां से बाहर निकलती है? तो हसनपुर से। हसनपुर कहां पड़ता है? पलवल के अंदर पड़ता है। लेकिन एक हसनपुर सोनीपत में भी है। हरियाणा का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र, हरियाणा का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र है, वो कहां पर पड़ता है? हसनपुर सोनीपत के अंदर, नंदगढ़ के नाम से। किस नाम से है वो? नंदगढ़ के नाम से। लेकिन एक हसनपुर पलवल में भी पड़ता है, जहां से यमुना नदी हरियाणा में बाहर निकलती है। यमुना नदी हरियाणा से बाहर निकलती है। कौन सा है? पलवल। कॉटन सिटी के नाम से जानते हैं। राय बहादुर लाला मुरलीधर का जन्म हुआ था कहां पर? पलवल के अंदर। और महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार भी कहां से हुए थे? पलवल के अंदर। और दाऊ जी का मंदिर भी कहां पर पड़ता है? पलवल के अंदर पड़ता है। और भी काफी क्वेश्चन, पंचवटी भी पड़ता है पलवल में, सभी बताएंगे, सभी, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहां स्थापित किया गया था? क्या पूछ रहा है कि हरियाणा के अंदर जो पहला आकाशवाणी केंद्र है वो कहां स्थापित किया गया था? तो एक बार आकाशवाणी के ऊपर हम एक बार विचार कर लेते हैं, आकाशवाणी के ऊपर एक बार देख लेते हैं। हरियाणा के अंदर आकाशवाणी कितने हैं? 3 आकाशवाणी केंद्र है। हरियाणा के अंदर दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? तो आपने याद रखना 1 दूरदर्शन केंद्र है। आकाशवाणी की बात करें तो पहला आकाशवाणी केंद्र बना था रोहतक के अंदर। कब बना था? 1976 के अंदर। दूसरा आकाशवाणी केंद्र कहां पर बना था? तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र 1991 के अंदर। और तीसरा आकाशवाणी केंद्र बना था हिसार में। हिसार आकाशवाणी केंद्र कब बना था? 1999 के अंदर। ये तीनों डेट आप लिखें, आप अपने, यदि बुक में नहीं लिखते हैं तो आपके माइंड के अंदर लिख लें। यदि बुक में इन चीजों को आप नहीं लिख रहे हैं तो अपने माइंड के अंदर लिख लें। हरियाणा का पहला जो आकाशवाणी केंद्र है वो रोहतक है, 1976 में बना था। MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, जो ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, वो जो रोहतक के अंदर पड़ती है, वो भी कब बनी थी? 1976 के अंदर। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र जो सेकंड है 1991 के अंदर। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1991 के अंदर। महम सरकारी चीनी मिल भी 1991 के अंदर ही बनी थी। और भी काफी क्वेश्चन है लेकिन वो धीरे धीरे बता देंगे। हिसार के अंदर आकाशवाणी केंद्र बना था 1999 में। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना जो सोनीपत के अंदर पड़ती है, वो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना भी कब बनी थी? 1999 के अंदर बनी थी। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना अपना जल कौन सी नहर से ग्रहण करती है? तो पश्चिमी यमुना नहर से। कौन सी नहर से ग्रहण करती है? पश्चिमी यमुना नहर। और पश्चिमी यमुना नहर कहां से निकाली गई है? ताजेवाला से। और कब निकाली गई थी? 1879 के अंदर, 1879 के अंदर। ये वही 1879 है जब हरियाणा के रेवाड़ी में विश्व की प्रथम गौशाला खुली थी। लेकिन सबसे कम गाय भी कहां पर है? रेवाड़ी में। सबसे ज्यादा गाय कहां पर है? सिरसा में। तो सबसे ज्यादा गाय सिरसा में है तो गौशाला भी कहां पर होगी? सिरसा के अंदर होगी। 1879 के अंदर विश्व की प्रथम गौशाला रेवाड़ी में खोली गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से। ये आपने याद रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हैं। अब आते हैं दूरदर्शन केंद्र की। हरियाणा के अंदर दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? तो हरियाणा के अंदर जो दूरदर्शन केंद्र है वो 1 दूरदर्शन केंद्र है। और 1 दूरदर्शन केंद्र है वो कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना हिसार के अंदर, जो कब बना था? तो आपने याद रखना है 2001 के अंदर। हिसार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना के समय सूचना व प्रसारण मंत्रालय किसके पास में था? तो सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जिसका संबंध कहां से है? अंबाला से, जो वर्तमान में जिसका देहांत हो चुका है। पहले अंबाला से जिसका संबंध है, जिसके पति का नाम कौशल स्वराज है, जो पहले हाईकोर्ट वकील वगैरह भी हुआ करते थे, राज्यपाल भी रहे हैं। ये आपने याद रखना है। दूसरा अपने याद ये रखना है कि सुषमा स्वराज जिसका संबंध अंबाला से है, जो दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज, जो वर्तमान में विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उससे पहले विदेश मंत्री हुआ करती थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज ने अपने जीवन में रहते हुए काफी महत्वपूर्ण कार्य किए थे, काफी लोगों के दिल में बसी हुई थी, काफी एक से एक बहुत अच्छे काम किए थे, नेक काम किए थे सुषमा स्वराज ने अपने शासनकाल के अंदर, जब ये विदेश मंत्री हुआ करती थी तब।
आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो इसको बस शेयर करें, शेयर नहीं रुकना चाहिए, शेयर करते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।